वेलकम टू स्मान स्पीक्स। आई होप यू ऑल गाइस हैव अ गुड डे। तो भाई मोदी और शहबाज शरीफ एक बार फिर आ गए हैं खबरों में, और वो आए हैं एससीओ को लेके। पाकिस्तान वाले अपना दिखा रहे हैं कि भाई इस तरह का तगड़ा इस्तकबाल हुआ है हमारा, देखो हम जंग जीते हैं तब इस्तकबाल हुआ। और इंडिया वाले भी जिस तरह का उनका इस्तकबाल हुआ है उसको अपनी पीआर के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसका कैसा इस्तकबाल हुआ, उससे क्या सिग्नलिंग हुई, और अब आगे क्या हो सकता है, मतलब कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सबसे निकल क्या सकता है। और जो मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट मिले हैं, तो इंडिया क्या ऑफर कर सकता है चाइना को, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इंडिया चाइना, इंडिया वाले तो चाहते हैं कि हम चुटकी मारें तो चाइना के साथ दोस्ती हो जाए, तो चुटकी मारें अमेरिका के साथ खत्म हो जाए। तो क्या ये चीजें इतनी आसान होती हैं? और सर ये जो अभी प्रेसिडेंट मिले हैं इंडिया चाइना के, और इंडिया के पीएम मिले हैं, तो जो मैंने इंट्रो में जैसे बोला कि इंडिया के पास क्या ऑफर है चाइना को करने के लिए, मतलब बातें होती हैं कि हम बॉर्डर जो है ना टेंशन जो है ना बॉर्डर इशू सॉल्व करेंगे। इंडिया के तो वो गांव का नाम भी तब्दील कर देते हैं चाइना वहां से, बट ये इतना कुछ नहीं करते। फिर ऑपोजिशन कहती है कि जी आपने गलवान में, चाइना ने हमारी टेरिटरी पे कब्जा किए हुए है, तो आप उनसे वो टेरिटरी लो। अभी टिकटॉक अनबैन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो मतलब कि ये क्या हो सकता है, मतलब ये क्या दे सकते हैं चाइना को, मतलब कि और चाइना भी देख रहा होगा जिस तरह से जो जापान के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, ये जिस तरह से, मतलब आप इस चीज को कैसे देखते हैं, मतलब कि इंडिया को के पास क्या है ऑफर करने को चाइना को? देखिए जी, एक तो सोच ये है ना जी कि हर मुल्क का हक है कि वो अपने हक में जो बेहतर समझे वो फैसला वो ले सके। तो अगर वो जापान के साथ अपनी तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं, जापान ने काफी बड़ा ऐलान किया कि हम 68 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो अगले 10 साल में इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो ठीक है, वो इंडिया का अपनी एक राइट है कि वो अपने लोगों के लिए जहां से भी उनको बेहतर मिले वो करें। लेकिन देखिए जी, जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जुलाई 2024 में जब एससीओ का समिट हुआ था आस्ताना में, काजाकिस्तान में, तो वहां पे जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नो माउंटेन और ओशन कैन डिस्टेंस पीपल हु हैव शेयर्ड एस्पिरेशंस। कि जी, जो लोग एक जैसी ख्वाहिशें, एक जैसे इरादे, एक जैसी जो है ख्वाब देखते हों, उनको दुनिया का कोई पहाड़, मतलब कोई जो गहरे से गहरा समंदर जो है उनको अलहदा नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती थी कि जी वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए कि 2024 की जो आस्ताना की एससीओ का समिट था, उसमें मोदी साहब शरीक नहीं हुए थे, क्योंकि उन दिनों ये, आम अल्फाज में बात करूं तो ये जरा ऊंची हवाओं में थे, अमेरिका की दोस्ती में थे, सब कुछ थे, तो इन्होंने वो अटेंड नहीं की थी। और इन्होंने ये कहा था कि जी मेरी वो असेंबली का एक इजलास है तो मैंने वो अटेंड करना है। लेकिन आप ये देखें कि जी शी जिनपिंग ने उस टाइम पे ये बात की, और एक साल में कैसे सारी जियो पॉलिटिक्स चेंज हो गई। और आज जो है वो मोदी साहब दौड़ के 2018 के बाद पहली दफा जो है वो चाइना का विजिट कर रहे हैं, और वहां पे जाके बड़े शौक से जा रहे हैं। और शौक से जाने से पहले जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि जी इन्होंने कहा है कि जी हम टिकटॉक भी खोल देंगे, हम जो है वो अली एक्सप्रेस भी खोल देंगे और ये सारा कुछ कर देंगे। तो उन्होंने, मतलब वो कैसे सारी चीजें चेंज हुई हैं कि जो इस सारे में हुए। तो इस साल का ये जो एससीओ समिट है, इसमें जो ये हो रहा है, तियानजिन जगह नाम है, नॉर्थ चाइना में। तो 31 अगस्त मतलब आज के दिन और सितंबर 1 मतलब कल के दिन, 2 दिन का ये समिट है। और इसमें इस दफा 20 आलमी लीडर शामिल हो रहे हैं, कि जिसमें ईरान के सदर जो है वो पजेश्कान, फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये प्यूटिन साहब, इसी तरीके से ये लुकाशेंको, मतलब 20 लीडर हैं, जिसमें तुर्की के जो सदर हैं वो भी शामिल हैं। तो अब ये सारे जो वहां पे शामिल हो रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जी, और उससे पहले ये देखें कि तुर्की ने भी ऐलान किया कि जी वो इसराइल का मुकम्मल बाइकआउट कर रहे हैं। और फिर इसमें ये मलेशिया के सदर भी हैं। तो अब ये जब सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और उसके बीच में आप ये देखें कि जी ये जो एससीओ के जो कंडेमनेशन आई थी कि जो इसराइल का हमला था ईरान के ऊपर, तो उससे ये मोदी साहब ने अपने आप को अलहदा किया था। और इसी तरीके से जो रूस और यूक्रेन के ऊपर कंडेमनेशन आई थी, जो रूस ने स्पॉन्सर की थी, उससे भी इन्होंने अपने आप को अलहदा किया था, इसलिए कि ये रूस से तेल तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन साथ मतलब उस टाइम पे मगरब को नाराज नहीं करना चाहते थे। तो ये दोनों साइडों के ऊपर उस टाइम पे खेल रहे थे। लेकिन आप ये देखें कि जी
ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, अब मानते नहीं है, लेकिन देखे ना कि ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी कोई कुटाई लगी है कि उसके बाद मतलब होश ही नहीं आ रहा ना। जिस तरह बॉक्सिंग का मैच होता है ना, तो मैं ये कहता था कि पाकिस्तान ने एक नॉकआउट पंच लगाया। तो नॉकआउट पंच उस्मान कहते हैं बॉक्सिंग में कि जी वो हुक भी होता है या डायरेक्ट पंच भी हो सकता है। हुक का मतलब है कि आप नीचे से ऊपर पंच मारते हैं, और डायरेक्ट पंच भी हो सकता है कि जी आपने सीधा मारा। तो वो आमतौर पे ये कहते हैं कि जी ये जो नाक है, जिस तरह मेरी बॉक्सिंग की नाक नहीं है, आपकी नाक मुझे बॉक्सिंग की लग रही है कि जो चिपटी नाक होती है, तो ये पॉइंटेड नाक है। तो इधर जो हड्डी होती है, तो जैसे ही यहाँ पे लगता है तो आपकी आंखों में और सर के पीछे एक अंधेरा छा जाता है। और आपने देखा होगा कि बॉक्सर जो है वो रिंग में गिर जाता है, और जब गिर जाता है तो फिर वो काउंटिंग शुरू हो जाती है कि जी 10, 9, 8, 7, 6। अगर उस दौरान वो पहचान सके, फिर कई दफा रेफरी इसको बताता भी है कि जी बताओ कितनी उंगलियां हैं। अगर वो कहे 2 हैं, अगर कहे 3 हैं, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना पहचान सके तो रेफरी मैच खत्म कर देता है। तो ऑपरेशन सिंदूर में इनको ऐसा नॉकआउट पंच लगा है कि अभी तक इनको ये नहीं पता चल रहा कि ये 2 उंगलियां हैं, ये 3 उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियां हैं। कभी ये ट्रंप साहब को बुरा भला कहते हैं, कभी ये हमें बुरा भला कहते हैं, कभी ये चाइना को। इनके जो वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, उन्होंने जो फिक्की, जो फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडिया है, उसमें जो एड्रेस किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उन्होंने कहा था कि 4 मुल्कों से हमारी लड़ाई थी। फिर उन्होंने कुछ सोच के कहा कि नहीं, 3 मुल्कों के साथ हमारी लड़ाई थी, चौथे को उन्होंने निकाल दिया। और जिन 3 मुल्कों के नाम लिए उसमें पाकिस्तान, चाइना और तुर्की का नाम लिया। तो उस टाइम पे ये बराह रास्त चाइना को ब्लेम कर रहे थे कि जी आपने साइड ली है पाकिस्तान की, और चाइना ने कहा कि जी हमने तो ली है। मतलब चाइना ने कहा कि जी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उस टाइम पे डायरेक्ट ब्लेम कर रहे थे। और अब जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो ये जो एससीओ का समिट है, ये इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये जो अमेरिका के टैरिफ्स हैं, उसकी वजह से वो ये कहते हैं, एक हल्का अहबाब ये कहता है कि अमेरिका हर मुल्क के साथ जो उसका एक पुल है, जो उसका एक रास्ता है, वो उसको आग लगाने पे तुला हुआ है, ये टैरिफ के जरिए, और फिर जो अमेरिका धमकियां दे रहा है, और फिर ये सारा कुछ जो कर रहा है। तो ऐसे में ये जो दुनिया के ममालिक हैं कि जो एससीओ के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं, और वो एक ऐलान करने लगे हैं, तो इस लिहाज से ये एससीओ का समिट जो 2025 का तियानजिन में हो रहा है, ये बड़ा ही अहम है। इस लिहाज से अहम है कि इसमें क्या बातचीत निकल के सामने आएगी। तो अभी इसमें देखें कि जी इसमें जो परमानेंट मेंबर हैं वो तो 9 हैं, जिसमें पाकिस्तान शामिल है। लेकिन इसके अलावा इसमें जो है डायलॉग पार्टनर्स हैं 14, और उन डायलॉग पार्टनर्स में सऊदी अरेबिया बड़ा अहम है, तुर्की बड़ा अहम है, इजिप्ट बड़ा अहम है। तो ये बड़े मुल्क हैं कि जो उसमें। तो एक ओपिनियन ये भी है कि जी एससीओ जो है वो 43% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरीके से जो एससीओ की इकोनॉमी है वो तकरीबन 23% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी एससीओ के ऊपर, मतलब ये जो सारे लोग हैं कि जो ये जितने भी स्थान हैं, जितने भी ये इंडिया है, पाकिस्तान है, रूस है, चाइना है, तो ये भी एक पूरा एक ब्लॉक बनता है। तो इस ब्लॉक में क्या उसी तरीके से एक कलेक्टिव विजन आ सकता है कि जिस तरह नेटो का विजन है कि वो कहते हैं कि जी अगर आपने एक के खिलाफ कुछ किया तो वो सबके खिलाफ है, और एक का जो है मतलब वो आपको नेटो की समझ है ना कि जी वो जो नॉर्दर्न अलायंस है वो किस तरह का एक अलायंस है कि उसमें सबकी सिक्योरिटी जो है वो एक जैसी है, मतलब हर एक की सिक्योरिटी दूसरे से मुंसलिक है। तो ये अभी तो इट्स टू अर्ली टू से कि जी इसमें क्या होगा, लेकिन इसमें ये जरूर है कि चाइना अपने आप को एक क्रेडिबल, मतलब एक काबिल एतमाद, काबिल भरोसा और एक फ्रेंडली सुपर पावर के तौर पे पेश कर रहा है, और वो दुनिया को अट्रैक्ट करना चाहता है अपनी तरफ कि जी मेरे साथ आप बातचीत करें, हमारे साथ चलें। हम ये कोई धमकी, कोई किसी के ऊपर कब्जा, किसी पे हमला, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। अब आपका सवाल कि जी इसमें इंडिया क्या ऑफर कर सकता है चाइना को, तो मेरा ख्याल में कि वो पोजीशन इंडिया ने लूज कर दी है कि जहां पे इंडिया कुछ ऑफर कर सकता था। जब तक आप रीजनल लड़ाई या मतलब पाकिस्तान के साथ ये ऑपरेशन सिंदूर ना करते, तो इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी अहम थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान हुआ है इंडिया का, वो ये हुआ है कि उसकी जो स्ट्रेटेजिक आउटरीच थी, या जो जिसके बारे में गुमान था कि जी इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी फौज है, न्यूक्लियर है,
اتنی بڑی نیوی ہے, اتنی بڑی فضائیہ ہے, مطلب پھر اکانومی اس کی جو ہے اچھی, بہت اچھی تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جی چونکہ لوگ اتنے زیادہ ہیں, ملک اتنا بڑا ہے, تو اس حساب سے کہ جی چوتھی بڑی اکانومی ہے, اور میں بھی آئندہ آنے والے چند سالوں میں پھر امریکہ کے ساتھ بڑھتی پارٹنرشپ کے نتیجے میں یہ تھا کہ جی وہ آئی فون چائنا کے اندر, یہ انڈیا کے اندر بنے گا, تو اس کو چائنا کے متبادل کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا. تو وہ ایک اسٹریٹجک آؤٹ ریچ تھی انڈیا کی, کہ جس کے اوپر جو ہے وہ انڈیا پلے کر رہا تھا, اور ان کو یہ پرسوں ترسوں تک یقین نہیں تھا کہ یہ 50% یہ جو ٹیرفز ہیں یہ ہمارے اوپر لگ جائیں گے. یہ تو ایک شاک ہے, یہ ایک بھیانک خواب ہے, مطلب یہ ان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ, حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں, مطلب کیپنگ اپ اے گڈ فیس, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو خود سوچ سمجھ کے یہ کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے ہمارے اوپر لگ جائیں گے. اور پھر ایک کامن سینس کی بھی بات ہے نا, چائنا سے وہ $100-150 بلین کا سامان منگاتے ہیں, چائنا کو بھیجتے ہیں مے بی $10-15 بلین کا, لیکن امریکہ کے ساتھ الٹا تھا کہ امریکہ سے لیتے $15-20 بلین کا تھا, لیکن امریکہ کو بھیجتے عثمان $100-150 بلین کے. تو ابھی آپ سوچیں نا کہ جی آپ مجھ سے $90 بلین آپ کماتے ہیں, انہی سے آپ چائنا کا مال خریدتے ہیں, کیونکہ سب کو ڈالر چاہیے نا. تو اب یہ جو مشکل آن پڑی ہے کہ جن کے ساتھ آپ خسارے میں ہیں ان کے ساتھ تو آپ دوستیاں بڑھا رہے ہیں, جن کے ساتھ آپ جو ہے فائدے میں تھے وہاں پہ آپ جو ہے اپنے غصے کا شکار ہو گئے ہیں. تو انڈیا میں جو دانشور ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ جی ایک نیوٹرل اپروچ لینی چاہیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مودی صاحب اپنی ذاتی انا میں ہمارا پورا لاکھوں لوگوں کا بیڑا غرق کر دیں گے, وہ اس لیے کہ یہ انڈسٹریاں بند ہو جائیں گی, اور ایک دفعہ گاہک چلا گیا تو پھر دوبارہ کہاں سے ہم یہ مارکیٹیں بنائیں گے, کہاں سے ہم یہ دوبارہ سے آرڈر پکڑیں گے. آپ سمجھیں یہ میری بات. تو اس لیے چائنا کو آفر کرنے کے لیے انڈیا کے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے. ہاں, چائنا سے بہت کچھ لینے کے لیے انڈیا کی ضرورت ہے. مثال کہ جی ان کو ریئر ارتھ چاہیے, جہاں پہ چائنا کی مکمل ڈومیننس ہے. ریئر ارتھ کہتے ہیں ایسے میٹلز کو جو جنگی جہازوں میں استعمال ہوتے ہیں, جو میزائلز کے اندر استعمال ہوتے ہیں, جو مطلب کچھ چپ ٹیکنالوجی کے, تو اس پہ چائنا نے ہاتھ گندے کر کے تو اب 20-30 سال میں ریئر ارتھ کو ڈسکور کیا, جس کی وجہ سے ابھی امریکہ بھی ہمارے بہت نزدیک ہوا ہے. کہ وہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ جی یہ جو بیرک گولڈ جو ہے وہ ریکوڈک کی مائنز کو وہ کرے گی, اور اس کے بعد امریکہ کی کچھ فرمز ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ریئر ارتھ کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہیں, کیونکہ ہمارے یہ جو فاٹا کے ایریاز ہیں وہاں پہ یہ جو جنگ کی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ ریئر ارتھ ہے, اور ریئر ارتھ کے پیچھے اس ٹائم پہ پوری دنیا بھاگ رہی ہے. یہ یوکرین میں بھی ریئر ارتھ کے چکر میں جو ہے وہ امریکہ اور روس کے بیچ میں بات چیت ہو رہی ہے, اور وہ جو علاقے روس نے لے لیے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ ہیں کہ جہاں پہ ریئر ارتھ ہیں. تو ریئر ارتھ RARE کہ جی نایاب منرلز. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق ان کے پاس چائنا کو زیادہ دینے کے لیے کچھ ہے نہیں, اور چائنا کو بھی سمجھ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ لاڈ پیار ہو رہا ہے, یا ہمارے ساتھ یہ جو نئی دوستی کے دعوے ہو رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ ادائیں دوسرے کو دکھائی جا رہی ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جائیں گے ضرور, اس میں یہ شرکت ضرور کریں گے, لیکن چائنا نے ایون حتیٰ کہ روس کے جو فورن منسٹر ہیں لیوروف, انہوں نے بھی انڈیا کو تنبیہ کی تھی کہ جی آپ خواہ پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے نہ کریں, آپ جو ہے کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. تو دیکھیں کہ یہ وہ فلمی سین ہے کہ فلم جو ہے گھوم کے واپس ادھر ہی جائے گی کہ جہاں کی فلم ہے, یا یہ جو فلم ہے یہیں پہ اس کا انجام ہوگا اور یہ ایک نئی طرح کی فلم بنے گی. تو میری سمجھ کے مطابق یہ وہ بالی ووڈ کا کلاسک کہ فلم کا آغاز ہوا کسی اور کے ساتھ یارانے تھے, فلم کے بیچ میں جو ہے وہ محبوبہ اچانک کسی اور کی طرف بدل گئی اور ایک نئی طرف چل پڑی, اور اس کے بعد کلوزنگ میں کیا وہ واپس ادھر ہی جائے گی یا نہیں جائے گی. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میری سمجھ کے مطابق اٹ ٹو ارلی ٹو سے کہ جی امریکہ کے صدر جو ہیں وہ وہاں پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ ساری ایک ڈیولپنگ ایوالونگ ایک فلوئڈ سچویشن ہے کہ جو ہے, تو بیلنس اگر انڈیا کر پایا اس ساری سچویشن کو پھر تو اچھی بات ہے, لیکن کوئی ہسٹوریکلی وہ اس کو بیلنس نہیں کر پائے, کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کے شدید مسائل ہیں, بارڈر کے مسائل ہیں جس طرح ہمارے بارڈر کے مسائل ہیں. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا ویژن کا مسئلہ ہے کہ انڈیا دنیا کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہے, ہم دنیا کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. یہ جو تبت میں دلائی لاما کا اور یہ سارا مسئلہ ہے, اس کے ہوسٹ یہ انڈینز ہیں, اور انہوں نے بھی دلائی لاما کی
बड़ी जबरदस्त किस्म की सालगिरह और वो सारा कुछ मनाया था, वो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि चाइना ये समझता है कि जो वन चाइना है उसमें तिब्बत और ताइवान वो लाजिम और मलजूम है, कोई इसमें वो सेकंड ओपिनियन नहीं रखते, और ना इसमें अभी, पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी दिखाते थे, लेकिन अब तो वो बिल्कुल इसके ऊपर एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते। और फिर ये खामखा मुसलमानों के ऊपर, मतलब आपने जो हालात तंग किए हुए इंडिया में वो एक अलग बहस है, लेकिन ये जो योगिर मुसलमानों का इशू उठाते हैं वो सबसे ज्यादा ये इंडियंस उठाते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, और इसके बीच में आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये इराक में दो अड्डे थे अमेरिका के, मेरे ख्याल में एक का नाम ऐनुल असद है और एक का नाम विक्टोरिया बेस है, तो वो भी अमेरिका ने चंद दिनों में खाली किए, और वो उससे हट के पीछे अरबिल की तरफ चले गए हैं, और साथ एक उनका जो फ्रेंडली कंट्री है जॉर्डन, उधर चले गए। तो उसके ऊपर भी बातचीत है कि भाई ये सितंबर में कुछ और भी हो सकता है, या अक्टूबर में कुछ और भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से दुनिया इस टाइम पे ना एक बड़ी ही डेवलपिंग है, जिसमें जियो पोलिटिकली आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन इस टाइम पे क्या कर रहा है। थैंकफुली पाकिस्तान इस लिहाज से, पाकिस्तान के साथ ये बदबख्ती होगी सैलाब वाली और ये सारी मुसीबत, अदरवाइज पाकिस्तान इस लिहाज से बेहतर जा रहा था कि पाकिस्तान चाइना की भी ए लिस्ट में है और अमेरिका की भी ए लिस्ट में है, और पाकिस्तान की लीडरशिप को चाहिए कि वो इस ए लिस्ट में होने का जितना फायदा अपनी आवाम के लिए ले सकती है वो ले ले। हमारे यहाँ बड़ी माजरत के साथ मुसीबत ये होती है कि इरादे तो बड़े नेक शुरू होते हैं, लेकिन उसके बाद चचा बेटी फुफो, मतलब वो रिश्तेदारों में जो है ना सारी चीज ऐसी बुरी तरीके से जाया हो जाती है कि फिर उसमें अवाम का नुकसान हो जाता है। तो एनीवेज, ये एससीओ समिट इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या बातचीत जो है वो सामने आती है, क्या मतलब वो जो है इसके ऊपर बयानात जो हैं वो सामने आते हैं। और इंडिया की एक आदत है कि एससीओ के कंबाइंड प्लेटफॉर्म पे बाकी सब एक चीज पे एग्री कर जाएंगे, ये अपनी एक अलग लगा लेंगे कि नहीं जी हम इससे एग्री नहीं करते। तो देखते हैं कि इस दफा क्या फर्क आता है। 2024 का तो इन्होंने अटेंड भी नहीं किया था, 2025 में आप देखें कि जी इस टाइम पे ढोल बाजे बजाते हुए वहां पे जा रहे हैं बड़े हैप्पी हैप्पी। तो ये जो जफियां हैं, ये उस्मान अगर आपको और मुझे नजर आ सकती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं इन बातों के, और जो उनकी कोई रीजन हो तो वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें तो कर लें, वरना दे फुली अंडरस्टैंड कि जी ट्रू गेम प्लान क्या है, क्या ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, क्या मतलब क्वालिफाइंग रीजंस हैं, क्या आने वाली डेवलपमेंट्स है जिनके तनाजुर में ये सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ये जपियाँ पपियों तक जाती हुई नज़र नहीं आ रही। ये जपियों से भी कम ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जो लास्ट बार डिफेंस वाली भी जो हुई थी, उसमें भी आप देखें पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की बात की तो राजनाथ सिंह मुश्तइल हो गए, जी मुझे दोबारा बात करने दो, तो ये तो वो तो। देखते हैं इस बार क्या होता है। और एक और बात, जो बॉर्डर पे डैम भी बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा, तो देखते हैं। इंडिया हर तरह से फंसा हुआ है, मतलब कि वो अमेरिका को साथ नॉर्मलाइज होते हैं, फिर फंसते हैं, चाइना से पींगे बढ़ाते हैं, फिर फंसते हैं। तो माशाल्लाह पाकिस्तान ऑन द राइज है। फैसला कौन करवाइयां हो रही हैं बीएलए और हाँ, टीटीपी लेकिन के खिलाफ, और पाकिस्तान की बॉर्डर ना, पार भी हो। पाकिस्तान को सिर्फ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सिर्फ मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि पाकिस्तान को ना लोगों पे मेहनत करने की जरूरत है। असासा लोग ही हैं, ये आप जैसे यंगस्टर्स, ये लोग जो है ये असासा हैं। तो इधर गवर्नमेंट को, मतलब एस्टेब्लिशमेंट को, तमाम लोगों को चाहिए कि लोगों पे बेपनाह मेहनत करें। मतलब चीन से भी कहें कि जी ठीक है आप जो बाकी करते हैं, बंदे हमारे ट्रेन कर दें। ये देखे ना, अभी इंडिया ने जापान के साथ जो साइन किया है उसमें 5 लाख इंडियंस जो हैं वो एक्सचेंज होंगे बिटवीन जापान एंड इंडिया। तो उससे लोग जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी देखते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मतलब बड़ी स्किल आ जाती है। एनीवेज, बिल्कुल। मेडिकल के शोबे में तो हम देखते हैं काफी यहाँ से लोग चाइना से डिग्री लेके आ रहे हैं, बट और शोबों में उस तरह से हमें कुछ उस तरह से नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। और लेट्स सी किस तरह से आने वाले दिनों में चीजें होती हैं। आप लोग बताओ भाई, आप लोगों की क्या राय है इस सारे बारे में, जो कुछ हमने वीडियो में डिस्कस किया है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।